केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर 2 कंटिन्यू कर रहे हैं और उसको अभी 5-10 मिनट में वो खत्म हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है इसलिए पहली वीडियो बहुत छोटी सी डालता हूं मैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। लिख लीजिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स। आराम से समझिए, बहुत इजी है। आइए देखते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है ए, एक है बी। मैंने माना ए का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है और बी का बॉइलिंग पॉइंट लेट अस सी 70 डिग्री सेल्सियस है। अब आपने इन दोनों को मिला दिया और अब इसका बॉइलिंग पॉइंट या तो इन दोनों से ज्यादा आ जाता है या इन दोनों से ही कम आ जाता है, ठीक है। अब सुनना, अगर ये 80 डिग्री आया है तो आपने क्या करा, ए लिया, बी लिया और दोनों को मिला दिया। अब आप इसको हीट कर रहे हो, आपने टेम्परेचर पहुंचाया 50 डिग्री सेल्सियस और ए वेपराइज होकर के बाहर निकल गया, तो समझ जाना ये आपका एजियोट्रोप है ही नहीं। ये 50 डिग्री पर ए बाहर नहीं निकलेगा, ना 70 डिग्री पर बी बाहर निकलेगा। ये पूरा 80 डिग्री सेल्सियस होगा तब ए और बी दोनों बाहर निकलेंगे। यानी कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बॉइल्स लाइक अ प्योर लिक्विड। ऐसा नहीं कि इसके दो कंपोनेंट है तो एक अलग निकल रहा है एक अलग नहीं, पूरा एक लिक्विड एक साथ बॉइल होगा, पहली चीज। दूसरी बात ये कि इसका मतलब ये हो गया ए और बी को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, हेंस इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक तो ये चीज। दूसरी चीज इसकी ये देखी जाएगी कि अगर आपने ए और बी लिया है और इसका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया है, ए का मोल फ्रैक्शन है XA, बी का मोल फ्रैक्शन है XB। आपने इसकी वेपर देखी, वेपर में है ए का मोल फ्रैक्शन YA YB। तो लिक्विड फेज और वेपर फेज में कंपोजिशन आपका सेम रहता है, यानी कि मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होता, ठीक है। देखिए यहां पे द एजियोट्रॉप्स has same composition in liquid and vapor phase, ठीक है। तो ये एक बात एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में हमें पता लगी। अब मैंने यहां पे बोला कि दो कंडीशन हो सकती है बेटा, या तो आप ये कह दीजिए कि भाई इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है आगे बढ़ गया, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल से ज्यादा हो गया तो इस तरह के मिक्सचर को आप बोलते हो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और अगर कम हो गया तो इसको हम बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। चलिए अब यहां पे भी हमें कुछ बातें समझनी है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट बताया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी मैंने यहां पे लिंक दिया, उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए अगर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमें पता है कि ये कोई लिक्विड है आपके पास, इसका बॉइलिंग पॉइंट है मैंने माना 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे वाटर। कब होता है, अगर हम कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है और इसका वेपर फेज में वेपर प्रेशर 0.5 है और ये आपने देख रखा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर है। आप इसको हीट अप करते जाइए करते जाइए, इसका वेपर प्रेशर बढ़ करके 1 atm हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, और हम कह देंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पर है। अगर कोई दूसरा सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट 0.4 से ना हो करके 0.3 होता है तो इसको आपको और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है 150 डिग्री सेल्सियस आ जाए। यानी कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज्यादा वेपर प्रेशर उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट, या जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम वेपर प्रेशर। अब मुझे बताइए कि अगर आप कह रहे हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया होगा, तो हम कह सकते हैं कि द वेपर प्रेशर is less
देन द एक्सपेक्टेड बाय राउट लॉ, और इसमें मोर। एक ये बात, अगर इसका वेपर प्रेशर कम आया है तो ये है नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन, है ना। तो लिखिए दे शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ, और अगला लिखिए दे विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। चलिए इसका एग्जांपल हमारे पास है नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। एग्जांपल, अगर आपका नाइट्रिक एसिड 68% है और ये आपका बाकी का 32% है बाय मास, तो ये आपका एजेटोपिक मिक्सचर बन गया। इसमें एक और एग्जांपल है हमारे पास HCl वाटर, इसका होता है 20.6%, 20.3%, और बाकी का ये। ऐसे हमारे पास ये होता है इथेनॉल प्लस वाटर, 95% ये होना चाहिए इथेनॉल, 90.5.6%। ठीक है, अगर इसकी अगर आप बोलोगे सर 80% कर देंगे तो ये नहीं होगा एजेट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास एजेट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो अभी अपलोड हुआ है उसको देखिए, उसमें हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है गाइस, तो एजेट्रोपिक मिक्सचर आपका हो गया है। अब हम शुरू करते हैं डाउट्स क्लास। अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी कंप्लीटली सॉल्व नहीं करी है तो पहले आप एनसीईआरटी सॉल्व कर लीजिए, और अभी अगर आपके पास हाथ में एनसीईआरटी नहीं है तो एनसीईआरटी लेकर के आइए, बैठिए उसको शांति से, और एक एक करके करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सारे नहीं करेंगे, जो टफ वाले क्वेश्चन है, जो बच्चों को टफ लगे हैं, जो मेरे पास आ गए हैं, मैं उनको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो शुरू करें हम। पहले मैं आपको बता देता हूं मैं कौन कौन से क्वेश्चन कराने वाला हूं। इसमें अब आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 21, 24, 25, 27, 29, 23 भी लिखना, 30, 31, 32, 33, इनको हम सॉल्व करेंगे। और एक हमारे पास एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, पेज नंबर 40, एग्जाम्पल नंबर 2.4। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन और भी हैं। ओके, तो पहले हम करते हैं, पहले लिखिए क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ही दिया था एक्चुअली क्लास में, एक बार सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 21। और अगर जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है, वो कह रहे हैं सर नहीं मिल रही, तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 ये होता है कि हमारे पास दो एलिमेंट है ए एंड बी, फॉर्म्स अ कंपाउंड हैविंग AB2। तो यानी कि ये कंपाउंड बना रहा है आपके पास AB2 का, और एक बनाता है AB4 का। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ध्यान से। और कहते हैं हमने इसका 1 ग्राम अगर मिलाया है, और तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 आ रहा है, और इसका अगर आपने मिलाया है AB4 का, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास आ रहा है 1.3। KF आपके पास दिया हुआ है 5.1 किलोग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन साफ साफ बोला है कि डेल्टा TF है, तो मुझे पता है डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है I, इसका ध्यान रखना, व्हाट फैक्टर, मोलैलिटी इनटू KF। डेल्टा TF 2.3। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ करके देखिए कि क्या इसमें कहीं पर भी आपसे एसोसिएशन, डिसोसिएशन या आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बातें करता है? नहीं करता है। इसीलिए हम इसमें I की वैल्यू मान लेंगे 1, और फॉर्मूला हमारा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, बट I लगता है, ध्यान, यह मोलैलिटी निकालते हैं ग्राम में वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट मान लिया मैंने MW, और सॉल्यूशन कितना है आपका, लिक्विड कितना है 20 ग्राम सॉल्वेंट इनटू 1000, और KF है आपके पास 5.1 किलो। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा इसका 110.87,
ठीक है, और इसके लिए डेल्टा टीएफ लगाएंगे हम m इंटू के एफ। तो डेल्टा टीएफ कितना है हमारे पास 1.3, मोलैरिटी ग्राम में वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट, कितने ग्राम बेंजीन, 20 ग्राम बेंजीन में इसको डिसॉल्व करा है, इंटू 1000 और 5.1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 196.15। ठीक है, तो हमसे पूछा है ए का एटॉमिक वेट मैंने माना स्मॉल है, बी का एटॉमिक वेट मैंने माना स्मॉल बी, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा ए प्लस 2b 110.8। सिमिलरली इसमें a प्लस 4b 196.15। अब इसको ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, इसको ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 माइनस क्वेश्चन नंबर 2, a प्लस 4b 196.15 में से माइनस कर दीजिए a 2b 110.87। ये कट गया, ये हो गया आपके पास 2b, और इसको जब आप सोल्व करेंगे यह आ जाएगा 85.28, और इस तरह से b आपके पास कैलकुलेट करेंगे तो 42.64 AMU आ जाएगा, और इसकी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दें, इतनी मैथ आपको आती भी है, तो ये आपके पास आ जाएगा 25.59 AMU। देख लीजिए एक बार, सिर्फ यही है इस क्वेश्चन में, ये एक मेन चीज थी जो आपको पता भी थी, बट वही बात है अप्लाई करने वाली बात। चलिए ठीक है, ये है हमारे पास एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डील करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। देखो बेटा, ये आपने 11 में पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग की जब स्टार्टिंग करी थी आपने तब ये चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, तो इसमें बोलता है कि अगर आप कहते हो हेक्सेन और ऑक्टेन, दूसरा I2 प्लस CCl4, तीसरा कहते हो आप NaClO4 प्लस वाटर, और तीसरा हो गया, चौथा है हमारे पास मिथेनॉल प्लस एसीटोन, और ये है आपके पास एसीटोनाइट्राइल प्लस एसीटोन। तो यहां पर अगर आप देखो हेक्सेन यानी कि अल्केन, ये नॉन पोलर, ये भी आपके पास नॉन पोलर कोवेलेंट, तो इस तरह के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होता है, नॉन पोलर दोनों ही नॉन पोलर है, तो इसको हम बोल देंगे आप वंडरवॉल अट्रैक्शन है। वंडरवॉल में भी कई टाइप का पढ़ा हुआ है, लंडन फोर्सेस, तो हम यहां लिख सकते हैं वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस। I2 CCl4, अब आपको पता है CCl4 भी आपका नॉन पोलर होता है, I2 दोनों सेम मॉलिक्यूल है, ये भी नॉन पोलर होगा, तो अगेन इसमें भी सेम वंडरवॉल फोर्सेस या लंडन फोर्सेस। NaCl कैसा है, ये आयनिक है। अब आयनिक कंपाउंड कैसे बोलता है, अगर आपको याद हो, अगर पढ़ा हो आपने कि NaCl को जैसे आप पानी में डालते हैं तो होता क्या है, Na प्लस Cl माइनस अलग हो जाता है, और इसको वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लेते हैं। ऐसा पढ़ा है, इसको भी वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो किस तरह का अट्रैक्शन है वो, देखिए अगर ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव पार्ट इसको पकड़ के रखता है इस तरह से, है ना। तो ये कैसा है आयन, और ये कैसा बन गया आपका डाइपोल, है ना। अगर आप देखोगे कि सोडियम प्लस है तो वाटर का मॉलिक्यूल इसको ऐसे घेरता है इस तरह से, है ना। तो ये आयन और ये डाइपोल, तो इस और यहां पे भी सेम है, माइनस है तो इसको H प्लस और ये ऑक्सीजन, इसका H प्लस दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का H प्लस और ऑक्सीजन, तो इस तरह से ये क्या हो गया डाइपोल, ये क्या हो गया आयन। तो इसमें किस तरह का इंटरेक्शन है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, मिथेनॉल, एसीटोन आपको याद होना चाहिए पोलर होता है, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये एसीटोन होता है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, तो ये थोड़ा सा पोलर होता है। मिथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये होता है, तो ये भी आपका कैसा है
पोलर, तो पोलर पोलर इंटरेक्शन हो गया इसमें। सेम एसिटोनाइट्राइल CH3CN, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, एसीटोन ये आई गया, तो अगेन फिर से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो दोनों में हो जाएगा, इसमें भी डाइपोल डाइपोल, इसमें भी डाइपोल डाइपोल। एक बार फिर से बता रहा हूं कि आपने बेटा देखो वॉन्डरवॉल फोर्सेस आपने पढ़ा होगा, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इस तरह के बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। जब ये दोनों नॉन पोलर होते हैं तो लंदन फोर्सेस यानी कि वॉन्डरवॉल फोर्सेस, दोनों नॉन पोलर है तो भी यहां पे ये आयन बन जाएगा, तो एक आयन को वाटर के मॉलिक्यूल घेरेगा तो एक आयन डाइपोल बन जाएगा, और दूसरा वाला जो ClO4 होगा इसको भी घेर लेगा, तो ये भी आयन डाइपोल। अब ये दोनों ही पोलर पोलर मिल गए, तो आपके पास पोलर पोलर यानी कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, तो हमें ऑक्टेन के अंदर पता करना है कि कौन कैसे कैसे घुलता है। हमारे पास ऑप्शन है KCl, मिथेनॉल, CH3CN और साइक्लोहेक्सेन। देखो सॉल्युबिलिटी जहां पर आपको पढ़ाई थी, एक मैंने प्रिंसिपल बताया था, सॉल्युबिलिटी में प्रिंसिपल बताया था कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर में कोवलेंट। ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी। तो ऑक्टेन कैसा है, अल्केन है, कोवलेंट कंपाउंड है, पहली चीज ये, और ये नॉन पोलर है। साइक्लोहेक्सेन भी कैसा है, कोवलेंट है और नॉन पोलर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको A B C D कर, चलो KCl कैसा है, आयनिक कंपाउंड है, प्योर आयनिक कंपाउंड है, ये अभी भी हमने डिस्कस करा, ये पोलर होता है, ये भी कैसा होता है, पोलर। तो नॉन पोलर में घुलेगा, तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन, सबसे ज्यादा घुलने वाला है। आयनिक तो नहीं घुलेगा क्योंकि वो कोवेलेंट है, ये आयनिक है, तो KCl सबसे कम हो गया। अब दोनों पोलर है, बट इसमें अगर आप देखें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये आपके पास ज्यादा पोलर हो गया, ये आपका कम पोलर है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, तो ज्यादा पोलर हो गया, यानी कि ज्यादा इसकी कैरेक्टरिस्टिक आयनिक कंपाउंड की तरह होगी, तो ये भी ये कम घुलेगा, और ये थोड़ा कम पोलर है, तो ये नॉन पोलर की तरफ ज्यादा जाएगा, तो CH3CN, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 25 में बोलता है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड आइडेंटिफाई विच आर इनसॉल्युबल एंड पार्शियली सॉल्युबल एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। आइए, हमारे पास ऑप्शन है फिनॉल के बारे में बात करनी है, टोलुइन के बारे में बात करनी है, फॉर्मिक एसिड के बारे में बात करनी है कि पानी में घुलते हैं, नहीं घुलते हैं, कम घुलते हैं, वो सारी बात है। इथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि ये चीज, ये आपका इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, और क्लोरोफॉर्म CHCl3, और ये होता है पेंटेनॉल, है ना। चलो ठीक है, देखते हैं। वाटर कैसा होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है, इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है, यानी कि इसमें आयनिक कंपाउंड आसानी से घुल जाते हैं। पानी में ये ताकत होती है कि आयनिक कंपाउंड को घोल देता है, पोलर भी घोल देता है ऑलमोस्ट। आइए फिनोल ये होता है हमारे पास, तो ये हमें पता है माइनस प्लस, यानी कि ये वाला पार्ट तो पोलर है, और ये कोवलेंट बॉन्ड यानी कि ये आपका नॉन पोलर है, और ये हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं पानी में नहीं घुलते हैं, तो ये है आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट। अगर आपको याद नहीं आ रहा था 10th क्लास में, आपको याद है साबुन का मॉलिक्यूल हमने पढ़ा था यूं करके, और हमने कहा था कि यहाँ सोडियम प्लस आयन होते हैं, और ये आपका हाइड्रोफोबिक टेल है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे कोवलेंट बॉन्ड हैं। ठीक है, तो वही कह रहा हूं कि बल्कि ग्रुप की वजह से हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा है, ये कहता है मैं घुलूंगा, ये कहता है मैं नहीं घुलूंगा, तो ये हो गया हमारे पास पार्शियली सॉल्युबल। टोलिन होता है CH3E। अब इसमें कहीं पर भी आपके पास पोलर नहीं है, तो ये परफेक्टली इनसॉल्युबल हो जाएगा।
फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड होता है HC डबल बॉन्ड OH। बेटा ये पानी के साथ है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, ये देखिए इसके ऐसे बड़ी आसानी से बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया तो वो भूल जाएगा, यानी कि वाटर उनको भी घोल लेता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, तो ये सॉल्युबल रहेगा, इवन बहुत ज्यादा घुल जाएगा। ये देखिए ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा, सर ये भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा, बिल्कुल ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा, बट हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो बड़ा है, ये उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक कर देगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक कर दी तो वो इतना नहीं घुलेगा, जबकि यहां पर छोटा छोटा ये दोनों, ठीक है, तो ये इतना रिपेल नहीं कर पाएगा, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, हाईली सोल्युबल हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म नहीं घुलती है, इनसोल्युबल है। ये देखिए अब ये कहता है कि मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दूंगा, ये वाला पार्ट कहता है कि नहीं भाई मैं तो हाइड्रोफोबिक हूं, मैं तो नहीं घुलूंगा, तो ये दोनों मिलकर के ये हो जाएगा पार्शियली सोल्यूबल। ठीक है, चलिए तो क्या सीखे हम कि पानी में कौन घुलता है, पोलर हो, हाइड्रोजन कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, या आयनिक कंपाउंड हो। तो इन सब में आयनिक कोई भी नहीं था, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था, ये बना रहा था, ये बना रहा था, ठीक है, इनमें तो है ही नहीं, ये तो आपके पास कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट, तो ये तो आपके नहीं खुले। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे थे उसमें मैंने देखा यार ये वाला पार्ट बड़ा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, 6 कार्बन है, ये वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग नहीं होने देंगे, तो ये भी इनसॉल्युबल हो जाएगा, तो सेम केस दिस वन, ठीक है। बाकी तो आपने मस्त भूल ही जाएगा। चलिए ये हो गया हमारे पास 25, तो नंबर 27, ठीक है। इस ये बताइए, वैसे तो इस जगह का चैप्टर नहीं है, आपने 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, उसमें आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा होगा। अगर आपको नहीं है याद तो मैं हल्का सा याद दिला देता हूं। अगर आपने पढ़ा है कि अगर कोई भी कंपाउंड AXBY है तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया जाता है x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूं AlCl3 है, तो x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 3, तो AlCl3 के लिए केस पे क्या होगा, 1 की पावर 1, 3 की पावर 3 और s की पावर 1 प्लस 3, यानी कि ये हो गया 27S4। इस तरह से हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं, और s क्या होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी या मोलैरिटी, ठीक है। आइए मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं, इसने क्वेश्चन में बोल रखा है कॉपर सल्फाइड CuS, तो इसके लिए x की वैल्यू हो गई 1, सल्फर के लिए इसकी वैल्यू हो गई 1, तो KSP हो गया हमारे पास 1 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1 s की पावर 1 प्लस 1, तो KSP मेरे पास आ गया s स्क्वायर, तो s क्या आ गया अंडर रूट KSP, तो KSP क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको 10 की पावर -16, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.45 इंटू 10 की पावर -8, ये आ गया आपके पास सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में, तो ये आ गया आपके पास मोल पर लीटर में मोलैरिटी। चलिए इजी था। आइए नहीं याद आ रहा तो 11th क्लास का इक्विलिब्रियम एक बार छोटा सा रिवाइज कर देना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इजीली आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 29, ये बोलता है आपके पास नेलोरफिन जो कि मॉर्फिन की तरह है, और आपके पास विड्रॉवल सिम्टम्स और नार्कोटिक्स यूज है, जो नार्कोटिक्स मतलब कुछ ऐसी दवाएं लेते हैं जो नशे वाली दवाएं होती है, जब वो नशे वाली करते हैं तो वो किसी भी चीज से लड़ना पसंद नहीं करते, वो सोते रहते हैं मस्त, उनको दुनिया से मतलब ही नहीं है, तो उनके उस सिम्टम्स को फाइट करने के लिए हमें नेलोफिन देनी है। डोज ऑफ नेलोफिन जनरली गिवन इज 1.5 ग्राम आपको मिलीग्राम नेलोफिन आपको देना है। सिम्टम बना और कैलकुलेट the mass of 1.5 10 to the power -3 aqueous solution required above solution, ठीक है। 1.5 मिलीग्राम आपको नेलोफिन करना है, नेलोफिन, और इस तरह से करना है कि मोलैरिटी आ जाए 1.5 इंटू 10 की पावर -3 एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, तो मुझे मास निकालना है। मोलैरिटी ये है, तो मोलैरिटी क्या होता है, ग्राम में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में करते हो तो 1000 आना चाहिए,
तो मोलैलिटी कितनी आ रही है 1.5 10⁻³ ग्राम में वेट आपने कितना डाला है 1.5 मिलीग्राम नेलोफ्रिन। इसका फॉर्मूला आपको दे रखा है, तो आप इसका मोलर मास निकाल दीजिए। नेलोफ्रिन कितना है C19H21NO3। तो आपको पता ही है कार्बन का कितना होता है 12 × 19 + 21, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। जब इसको करेंगे तो 311 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसको 311 लिख दीजिए और ये आपको निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में x। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा 3.22 ग्राम, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका, इजी था, पता नहीं क्यों डाउट आया लोगों को इसमें। आगे बढ़िए, 29 हो गया। अब बात करते हैं 23, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं था, ये कहता है नेलोफ्रिन 1.5 मिलीग्राम डालनी है, मोलैलिटी इतनी हो जानी चाहिए। तो बताओ कितना पानी लोगे आप, बस मोलैलिटी इतनी करने के लिए, ठीक है। चलिए आइए 29 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे, यानी कि बेंजोइक एसिड को मिलाना है मिथेनॉल में। वॉल्यूम कितना दे रखा है कि 250 ml वॉल्यूम आना चाहिए और मोलैलिटी आनी चाहिए 0.15। तो आपको पता है मोलैलिटी क्या होता है, मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मुझे मोल निकालना है तो m/v कर दूं, तो मैं कर देता हूं m/v। इससे आ जाएंगे मेरे पास मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोल ऑफ बेंजोइक एसिड। ये ml है, ध्यान रखना। तो 250 ml है, मिलीलीटर को 10⁻³ तो 0.15, इतने मोल आ गए मेरे पास। अब मोल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ग्राम में वेट, बेंजोइक एसिड का ग्राम में वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बेंजोइक एसिड ये होता है, इसका दे रखा है C6H5COOH। तो इसको भी आप निकाल दीजिए। ठीक है, इसको आप निकालेंगे तो ये आएगा 122। तो m/122 250 10⁻³ 0.15। तो मास आ जाएगा आपके पास 250 10⁻³ 0.15 × 122। और इसको आप सोल्व कर लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 4.575 ग्राम, ठीक है। इसमें तो मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ भी नहीं था, ठीक। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 ये कहता है आपके पास 3 चीजें हैं, एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, है ना। The depression freezing point of water observed for the same amount of increase in the order given. Explain. हमें explain करना है इसको। आपको पता है आयनाइज होता है ना, ठीक है। ये भी आयनाइज होगा और ये भी आयनाइज होगा, क्लियर। हमें बोलना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ, डेल्टा TF। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्लियर। हमें पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल उतनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ पार्टिकल तब बढ़ेगा जब इसका उतना ही ज्यादा आयनाइजेशन हो जाएगा। जितना ज्यादा आयनाइजेशन हो जाएगा उतना ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। अब देखिए इसमें अगर हम इसकी बात करें तो तीनों क्लोरीन और तीनों फ्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देंगे, -I इफेक्ट है बहुत ज्यादा, तो ये इजीली इसको आयनाइज कर देगा। कह सकते हो इन तीनों में मोर एसिडिक ये है। मोर एसिडिक का मतलब कैन गिव मोर H+, यानी कि इसका आयनाइजेशन सबसे ज्यादा है। ये आपका लेस एसिडिक है,
क्योंकि इससे कम है, यानी कि विल गिव लेस H प्लस, जबकि ये इसी कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम मानी जाती है, तो ये हम कह देंगे लीस्ट एसिडिक है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? ये। सबसे ज्यादा आयनाइज कौन होगा? ये। और जितना ज्यादा आयनाइज होगा CP उतना ही ज्यादा आ जाएगा, यानी कि डेल्टा TF मैक्सिमम होगा इसके लिए। तो आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसमें आएगा। वजह समझ में आ गया आपको? ठीक है। 32, कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ, ये दे दिया इतना बड़ा, इज एडेड। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आइए क्वेश्चन नंबर 32। इसमें बोला है कैलकुलेट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ दिस एसिड। इसका 10 ग्राम आपने बोला है 250 ग्राम वाटर है और Ka, ओहो Ka दे दिया, ये डार्कनेस में है ना, आयनेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इसका। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मुझे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के नाम पर फॉर्मूला आता है M इंटू KF, नहीं I। तो सर I क्यों लगाया? मैंने क्या कहा था, I वहां लगाना है जहां कोई इलेक्ट्रोलाइट हो या कोई अल्फा पूछे, अल्फा दे दे क्वेश्चन में। तो सर यहां कहां दिया अल्फा? ये Ka आयनेशन कांस्टेंट, इससे आप अल्फा निकाल सकते हो। तो इनडायरेक्टली उसने अल्फा आपको दे रखा है। अल्फा अगर दे दिया, यानी कि यहां पर आपको क्वांटम फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, काम खड़े हुए। याद आया वो क्वेश्चन केसीएल वाला? ठीक है, तो डेल्टा TF मुझे पता करना है, ये मैं पता करता हूं। I मुझे निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आयनाइज कैसे होगा? पानी में जाएगा, CH3 CH2 CHCl COO माइनस और H प्लस, कितने आयन देगा? 2। तो I निकालने के दो तरीके मैंने आपको बताया था, याद कीजिए। या तो 2 आयन देगा, तो आप इसमें निकाल सकते हैं CH3 CH2 CHCl COOH, आयनाइज हो जाएगा CH3 CH2 CHCl COO माइनस H प्लस। याद आया? 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा, I इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो I हो गया 1 प्लस अल्फा। याद आ गया? ऐसे करके निकाल सकते हैं। या फिर इसकी एक चीज और मैंने सिखाई थी कि I इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ये आयनाइज हो रहा है, अलग हो रहा है, तो इसको साथ रख दो। M की वैल्यू यहां क्या आ जाएगी? 2। क्यों? क्योंकि आयनाइज होकर के कितने आयन दे रहा है? 2। तो I हो गया मेरे पास 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, I आ गया 1 प्लस अल्फा। तो दोनों में से कैसे भी निकाल दो, तो इससे मेरे पास I निकल के आ जाएगा कि सर अल्फा नहीं है आपके पास, अल्फा यहां से निकलेगा, Ka से। बात करेंगे मोलैरिटी निकाल सकते हो, ठीक है, मोलैरिटी निकाल सकते हो। निकाल सकते हैं मोलैरिटी। मैं यहां निकाल दूं, गचपच तो नहीं रहेगा। मोलैरिटी इसका कितना है? 10 ग्राम है ना, ग्राम में वेट, और इसका मोलिकुलर वेट आपको निकालना पड़ेगा इससे, जो मेरे हिसाब से आना चाहिए 122। इसका मोलर मास आ जाएगा 122.5, जो मेरे पास है। हो गया? पानी कितना है? 250 ग्राम into 1000। ठीक है, ये आ गया आपके पास मोलैरिटी। KF है मेरे पास, क्वेश्चन में दे रखा है KF कितना है? KF 1.86। वाटर के लिए वैसे भी 1.86 होता है। ओके, अब देखिए आपने इस फॉर्मूले में आपको मोलैरिटी दे दी, KF दे दिया, I निकालने के लिए अल्फा चाहिए, अल्फा उसने याद रखा है। आपको याद होगा, यहां पर लिख सकते हो Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इसे अलग करने की जरूरत नहीं है। Ka अपॉन C का रूट, और ये Ka आपके पास है, कितना है Ka भाई? 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और इसकी कंसंट्रेशन 0. ओहो, इसकी कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी भी निकालनी पड़ेगी। ओके, चलो आज मोलैरिटी निकाल दो। ग्राम में वेट 10 ग्राम, मोलिकुलर वेट कितना है?
122.5। अब किस तरह तो 250 ग्राम पानी का मास दे रखा है, ठीक है। सॉल्यूशन का कितना है, सॉल्यूशन का भी इतना ही मानना पड़ेगा 250 और 1000, क्योंकि सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको दे रखी ना, तो सॉल्यूशन का जितना मास है उतना ही मान दीजिए आप। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अल्फा आ जाएगा 0.0655, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास अल्फा आ गया। अल्फा आ गया तो अल्फा से आप आई निकाल देंगे 1 प्लस 0.065, तो ये आ जाएगा 1.065। बस खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया ना बेटा। तो कंप्लीट तो करना है, ठीक है। एक बार फिर से समझाओ उसको। देखो मुझे बोला था कि इनको मिलाया तो डेल्टा टीएफ निकालो, और मुझे के ए दिया था, के से मुझे पता लग गया इसने अल्फा दिया है, तो मैंने मोटो फैक्टर को यहाँ मल्टीप्लाई करा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई एम के एफ। थोड़ी बहुत पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अब इसमें से तीनों चीजें निकालनी है। अगर मेरे को ये तीन चीजें मिल जाए तो मैं डेल्टा टीएफ निकाल दूंगा। मैं मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या है, ग्राम में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्वेंट का मास इनटू 1000 मोलैरिटी। केएफ दिया हुआ है मेरे को कि आई निकाल दो। आई के लिए आप ये दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आई हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, एक के लिए 0 0, एक के लिए अल्फा गया तो अल्फा अल्फा ऐसे करके हमने निकाल दिया आई। किसका अल्फा नहीं है, अल्फा के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर से हमने अल्फा निकाल दिया। सी क्या है, मोलैरिटी। तो मैं यहां से कहता है डेल्टा टीएफ निकालो, आई एम इंटू के एफ। तो आई मैंने निकाला 1.065, मोलैरिटी ये हो गई। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो डेटा है उस हिसाब से 0.3264 आ रहा है, तो 0.3264, और के एफ हो गया मेरे पास 1.86। इसको जब आप सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.65, 0.65। ये आ गया डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 33। आइए, ये बोलता है इतने ग्राम एसिड है, इतने ग्राम पानी में घोल दिया है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इतना है, कैलकुलेट वॉन हॉफ फैक्टर यानी कि आई, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरो एसिटिक एसिड यानी कि अल्फा, ठीक है। सेम है ऑलमोस्ट। CH2FCOOH को पानी में घोल दिया, इसका लिया है 19.5 ग्राम, इसका लिया है 500 ग्राम, और आपसे बोला है फ्रीज डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ क्या होगा, आई मोलैरिटी इंटू के एफ। डेल्टा टीएफ कितना दे रखा है इसमें, 1 डिग्री सेल्सियस। आई मुझे निकालना पड़ेगा अगेन, ठीक है। अब देखो मेरी आदत ऐसी कि मैं यहीं का ये कर देता हूं। ये मेरे को दिया हुआ है 1 आई, अगेन वही चीज है, ये भी एसिड है, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एन। एन की वैल्यू क्या है इसमें 2, क्यों, क्योंकि देखो ना इसको CH2FCOOH जब आयनाइज होगा, CH2FCOO माइनस H प्लस, कितने आयन दे रहा है 2, तो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस अल्फा, ठीक है। तो इससे मेरे को आई मोलैरिटी में निकाल देता हूं, ग्राम में वेट, इसका मोलर मास मेरे पास निकला हुआ है, ये मेरे पास है 78। 500 ग्राम पानी, ओके। तो ये हो गया मेरे पास मोलैरिटी, और केएफ मेरे पास दे रखा है 1.86। तो मेरे हिसाब से वॉन्ट ऑफ फैक्टर मेरे पास आई आ जाएगा, ठीक है। अभी तो उसकी जरूरत भी नहीं है, तो मैं सिंपल आई निकाल देता हूं अभी तो, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ मैंने लिखा 1, आई मुझे कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी मेरे पास है 19.5, 1078,500 इंटू 1.8, तो आई मेरे पास आ जाएगा 1.075,
3। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो निकल गया। अब मुझसे बोलता है कि भाई डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो, तो जैसे ये रहा, जैसे मैंने अभी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं कि CH2FCOOH आयनाइज होता है CH2FCOO माइनस H+, तो ये 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, तो आई क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, देखिए आई हो गया 1 प्लस अल्फा। याद होगा आपको ये, ठीक है। तो बस ठीक है, इसको आप लिख लेना, मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, आई है मेरे पास 1.0753 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा आ जाएगा 0.0753, परसेंटेज की बात करेंगे तो 7.53%, दैट इज योर आंसर। थोड़ा डिसोसिएशन कांस्टेंट बताओ, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट C अल्फा स्क्वायर, याद कीजिए अभी भी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था, है ना, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, फिर से इक्विलिब्रियम देख लेना, पता लग जाएगा आपको। तो आयनेशन कांस्टेंट हो गया आपके पास Ka C अल्फा स्क्वायर, C क्या है इसकी मोलैरिटी, मोलैरिटी हो जाएगी ग्राम में वेट, वही सब कुछ। अल्फा आपके पास आ गया, ये रहा 0.0753 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास Ka आ जाएगा। यह आ रहा है मेरे पास 3.07 10 की पावर -3, ये मेरे पास आ गया Ka। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, 30 to 33 सेम है, सिर्फ ये चीज नहीं पूछी आपसे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है एनसीईआरटी पेज नंबर 40, एड्रेस क्वेश्चन का लिख लीजिए, इंटेक्स एग्जांपल नंबर 2.4, निकाल लीजिए इसको एक बार। फिर बोलता है इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू द वाटर इतने केल्विन पर, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exert a partial pressure. नाइट्रोजन का प्रेशर दे रखा है आपके पास 0.987 बार, गिवन दैट हेनरी कांस्टेंट भी दे रखा है आपको K, ये है 76.48, और मुझे पता करना है मिलीमोल, यानी कि मोल पता करना है। अब भाई साहब बड़ा बड़ी, अब याद कीजिए K की यूनिट इंपॉर्टेंट है, K की यूनिट क्या है हमारे पास, किलो बार। मैंने आपको बताया था, अगर हेनरी लॉ आपको नहीं याद आ रहा है तो एक बार इस लेक्चर को जरूर देख लीजिए, उसमें मैंने हेनरी लॉ बता रखा है, यहां मैंने इसको लिंक दे दिया। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए कि P इज प्रोपोर्शनल टू मास, याद कीजिए P इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, P इज प्रोपोर्शनल टू मोल। अगर मैं सोचूं कि फॉर्मूला मेरे पास ये वाला लग रहा है, या फॉर्मूला मेरे पास ये वाला लग रहा है, या फॉर्मूला मेरे पास ये वाला लग रहा है, ये डिसाइड करेगा ये। यहां पर अगर मैं K की यूनिट निकालूं तो P अपॉन M, यानी कि बार अपॉन ग्राम आना चाहिए। क्या इसमें ग्राम कहीं है? नहीं, इसलिए फॉर्मूला नहीं लगेगा। आइए इसमें अगर K की यूनिट निकालूं तो यह आना चाहिए बार पर मोल। क्या इसमें मोल है कहीं पर? नहीं। अब मैं इसको देखता हूं तो ये भी नहीं लगेगा, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, तो इसकी यूनिट आनी चाहिए बार, जो आ रही है, यानी कि फॉर्मूला हमारे पास लगेगा। तो ये मैंने करा 76.48 इंटू 10 की पावर 3 बार, ये है 0.987 अपॉन x। तो यहां से मैं निकालूंगा इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो है सॉल्व करके आएगा मोल फ्रैक्शन आएगा 1.29 इंटू 10 की पावर -5, ये मेरे पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अब सोचो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन होता क्या है, मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ वाटर। वाटर कितना है देखते हैं, 1 लीटर पानी, तो पानी 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब मैं 1 किलो मान लूं, यानी कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ये आ गया 5.55। ये मेरे पास है
अब देखो यहां पर मुझे समझना है कि पानी 5.55 है, तो अगर मैं या तो एग्जैक्ट आंसर निकालूं कैलकुलेशन करके, या मैं इसको नेग्लेक्ट कर लूं ये मान करके कि वाटर की तुलना में ये बहुत कम है, ठीक है, तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो x ऑफ नाइट्रोजन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मोल रेशियो ऑफ दैट। ये मेरे पास 1.29 10 की पावर -5, ये मुझे निकालना है वाटर का 5.55। इसको सॉल्व कर दूंगा तो मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी 0.716, ठीक है, ये भी इजी था। चलिए, तो ये तो थे एनसीईआरटी के वो क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए थे, और दो क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी के बाहर भी करा देता हूं जो बच्चे ने पूछे हैं, जिसको डाउट है उसने पूछा है। पहले मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट, क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट of 0.4 molar solution of 0.4 molar solution of acetic acid in benzene in which it dimerizes to the extent of 85%. Freezing point of benzene is 278.4 Kelvin, 278.4 Kelvin, और enthalpy of fusion is 10.042 kilojoule per mole, किलोजूल पर मोल। ठीक, आइए ट्राई कीजिए पहले, फिर देखते हैं इसमें किसकी बात कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करता है। तो डेल्टा TF IMKF। चलिए, क्या इसने कहीं पर आयनाइजेशन कांस्टेंट आप, हाँ 85%, यानी कि अल्फा की बात हो रही तो आई तो लगेगा, ठीक है। तो ये मुझे पता करना है व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट, ये मेरे को पता करना है। आई की बातें पहले करते हैं। ये कहता है डाइमराइज हो रहा है, डाइमराइज होने का मतलब समझ रहे हो कि 2 मोल आपने एसिटिक एसिड के डाले और ये इस कंडीशन में चेंज हो गए, ठीक है, ये डायमराइज होना। याद कीजिए मैंने बताया था ये एक बार, बॉन्ड ऑफ फैक्टर देख लेना एक बार। तो अगर मैं कहता हूं ये 1 है, 0 0 है, तो 1 माइनस अल्फा, 2 के लिए अल्फा, तो 1 के लिए अल्फा बाई 2, तो आई आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, तो आई हो जाएगा आपके पास 1 माइनस अल्फा बाई 2। या फिर मुझे पता है आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एन होता है। चूंकि ये डाइमराइज हो रहा है, जुड़ रहा है, तो इसको मैं अलग कर दूंगा। ऐसी मैंने ट्रिक बताई थी, डाइमराइज हो रहा है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं ना, तो सेम। तो आई हो गया मेरे पास 1 माइनस अल्फा क्या है 85%, यानी कि 0.85/2। तो यहां से मेरे पास आई निकल करके आ जाएगा 0.575, ठीक है। चलिए, आई निकल गया। मोलैलिटी की बातें करते हैं। मोलैलिटी, हाँ 0.4 इसने डायरेक्ट दे रखी, टेंशन वाली बात नहीं है। केएफ बेटा इसमें नहीं दिया है। अब याद कीजिए मैंने केएफ का एक फॉर्मूला आपको लिखवा दिया है, तो RTF² मोलर मास अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H। अब यहां से केएफ निकालना पड़ेगा, केएफ R। अब देखो ये किसने दे रखा है आपको, सारा दायरा इसका है। ये कहता है मैं, इसने दे रखा है किलो जूल पर मोल, है ना, यानी कि आर आपको जूल पर मोल में लेना है। जूल पर मोल में अगर आपको आर लेना है तो कितनी वैल्यू होती है, 8.314 जूल पर मोल कैलोरी। फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे रखा है इसने 278.4 का स्क्वायर। मोलर मास इसका निकालना पड़ेगा आपको, 78 आ जाएगा बेंजीन का, है ना। बेंजीन ये सॉल्यूशन के लिए निकलता है, सॉल्वेंट के लिए, है ना। तो बेंजीन क्या है, C6H6 78। इसका मतलब निकाल देना 1000 HF।
HF कितना दे रखा है आपको, किलो जूल पर मोल, यहां भी गलती मत करना, किलो जूल है और ये किसमें रखा था, जूल, ये किलो जूल, तो इसको भी आप जूल में चेंज कर दीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो KF आपके पास आ जाएगा 5 किलो कैल्विन आ रहा है, किलो नहीं कैल्विन। ठीक है, अब देखिए डेल्टा TF निकालने के लिए जिन चीजों की दरकार थी उनकी बात करते हैं। क्या मेरे पास आई आ गया है, आ गया है 0.575। क्या मेरे पास मोलैलिटी है 0.4। क्या मेरे पास KF है 5। बस डेल्टा TF निकाल दीजिए, आपके पास कितना आ रहा है, इसको सोल्व करेंगे तो 1.15। ठीक है, अब बोलता है, ये नहीं पूछा, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, कई बार बच्चे ये छोड़ देते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट कितना, कितना इसका फ्रीजिंग पॉइंट, नॉर्मल इसमें दे रखा है 278.4, तो 278.4 पर ये फ्रीज होता है, उसमें से इतना डिप्रेशन में चला गया, इतना कम हो गया, तो ये कितना बचा, ये बच गया आपके पास 277.25 केल्विन एंड दिस विल बी योर आंसर। चलिए आइए एक और क्वेश्चन लिख दीजिए। द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 4.90 केल्विन किलोग्राम पर मोल। सेलेनियम exists as a polymer of the type SEX. Full stop. When 3.26 gram of selenium is dissolved in 2 to 6 gram of benzene, the observed freezing point is 0.112 degrees Celsius, lower 0.112 degrees Celsius lower than that of pure benzene. Deduce the molecular formula of Se यानी सेलेनियम। और मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है सेलेनियम का 78.8 ग्राम पर मोल, एटॉमिक वेट दे रखा है। चलिए तो बात करते हैं, ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करता है, तो मैं सिंपल लिखता हूं डेल्टा TF आई मोलैलिटी इंटू KF। डेल्टा TF क्या बोलता है, हाँ 0.112 डिग्री कम हो रहा है। ठीक है, KF क्वेश्चन में दे रखा है, हाँ 4.90। मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी, मोलैलिटी में क्या दे रखा है कि 3 पॉइंट कितना बोला है 3.26 ग्राम में वेट अपॉन सेलेनियम। अब सेलेनियम SeX की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो अगर मैं बोल दूं कि सेलेनियम का 78.8 है एटॉमिक वेट, तो X सेलेनियम का कितना हो जाएगा 78.8 इंटू X, है ना, ग्राम में वेट अपॉन SeX। Se का 78.8 है, अगर X मॉलिक्यूल है तो ये हो गया। ओके, सॉल्वेंट कितना 226 ग्राम इंटू 1000। ठीक है, ओके। आई, क्या इसने डायमराइज होने की बात करी है, नहीं करी। क्या इसने अल्फा दिया है, नहीं दिया। क्या इसने अल्फा पूछा है, नहीं पूछा। क्या ये सॉल्ट है, नहीं है, तो हम आई की वैल्यू 1 मान लेंगे। तो ये हो गया 0.112 3.26 1000 78.8x 226 इंटू 4.90। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, x निकाल दीजिए, 8.106 आ जाएगा, यानी कि Se में x की वैल्यू क्या है 8, Se8 विल बी योर आंसर। ठीक है, सो ये थे आपके पास सॉल्यूशन के क्वेश्चंस।
एनसीईआरटी इन टेक्स्ट जो भी आपने मेरे से पूछा है वो, ठीक है। अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। ओके, टेक केयर।